कुमार इतिहास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। इब्राहिम और उसके छोटे भाई जलाल खान लोदी, जो कालपी का गवर्नर था, के बीच कुछ समय के लिए साम्राज्य का विभाजन हुआ, किंतु बाद में इब्राहिम ने जलाल खान को पराजित कर मार डाला। इब्राहिम लोदी के बारे में एक बात स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि यह एक ऐसा शक्की सुल्तान था जिसका किसी पर भी विश्वास नहीं था। उनके बड़े बड़े जो सरदार थे वह अपने सुल्तान के अविश्वास के कारण ही मारे गए या उसको छोड़ करके भाग गए। और ये चीज़ उसके लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई, क्योंकि अब उसकी सेना में भीड़ जमा हो गई। योग्य न तो कोई सरदार था और न कोई सैनिक था। कहने को तो उसके पास सेना बहुत थी, लेकिन अब सेना के अंदर योग्यता का अभाव हो गया था। इब्राहिम लोदी वीर शासक था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी वीरता उसके काम नहीं आई, क्योंकि एक वीर शासक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है समझदारी की, और वह समझदारी उसमें नहीं थी। न तो उसने अपने भाई पर विश्वास किया और न ही अपने गवर्नरों पर उसने विश्वास किया। इब्राहिम लोदी 2 बार महाराणा सांगा से भी पराजित हो चुका था। 1517-18 में मेवाड़ के राणा सांगा ने घाटोली के युद्ध में उसे पराजित किया था और 1819 में पुनः उसको बाड़ी के युद्ध में परास्त किया था। महाराणा सांगा उसकी शक्ति से डरता नहीं था, बल्कि उसको 2 बार चुनौती दी। उन चुनौती में सुल्तान को हारना पड़ा, और सुल्तान की जो हार थी उसकी वजह भी उसकी कमज़ोर सेना थी। इन दोनों युद्धों के अंदर ये सिद्ध कर दिया कि राणा सांगा की जो सेना थी वो उनसे कम होते हुए भी उनसे ज़्यादा निपुण थी। ये बात राणा सांगा की वीरता और उसकी कम सेना दिखाती है। इब्राहिम लोदी अपने सभी सरदारों को नाराज़ कर रहा था, और ऐसे में ही उसने पंजाब के दौलत खां को नाराज़ कर दिया। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां लोदी के बेटे दिलावर खां के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसलिए कहा जाता है कि दौलत खां ने अपनी सुरक्षा हेतु और इब्राहिम लोदी को सबक सिखाने के लिए उसने काबुल के शासक बाबर को, जो एक मुग़ल शासक था, भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और उस युद्ध में उसका साथ देने का वचन भी दिया। बाबर इस समय इसी फिराक में था। बाबर ने 1526 में ये 5वां आक्रमण भारत पर किया था। बाबर भी एक ऐसा शासक था जिसको एक सुरक्षित व स्थायी राज्य की तलाश थी, और अब उसको मौका भी मिल चुका था। इसलिए बाबर एक सेना लेकर के पहुंचा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में सुल्तान व बाबर के बीच, यानी इब्राहिम लोदी व मुगलों के बीच, दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। और इन आमने सामने सेनाओं का जो युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसके अंदर बाबर की सेना जो कम थी, कम होते हुए भी इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। और उसको पराजित करने में 2 बड़ी चीज़ें थी। बाबर ने इस युद्ध के अंदर 2 विधियों का प्रयोग किया था। एक तुलु गुमा युद्ध पद्धति थी। ये पद्धति यह होती है कि बाबर की सेना के दाएं और बाएं पार्श्व के पास सुरक्षित दस्ते होते हैं। मौका देखकर ये सुरक्षित दस्ते दुश्मन की जो सेना होती है उनके पीछे की तरफ जाकर के और उस पर आक्रमण करते हैं। जब दुश्मन की सेना देखती है कि वह चारों तरफ से मुगलों से घिर चुकी है, और ऐसे में उस सेना का हौसला पस्त हो जाता है और उसके अंदर मुगलों ने विजय श्री पाने में बड़ी सफलता प्राप्त की। दूसरी, उसने एक तोप सजाने की विधि होती थी। 2 गाड़ियों के बीच में एक तोप रखा जाता था और उसको सेना के अंदर संचालित किया जाता था। इस विधि को उस्मानी विधि कहते हैं। उस उस्मानी विधि का भी उसने बहुत अच्छा प्रयोग किया। ये नए प्रयोग थे जिसको इब्राहिम लोदी समझ नहीं पाया, और समझ ये नहीं पाया
बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। नियमतुल्लाह के अनुसार युद्ध मैदान में मरने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। अब तक कोई भी सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। पानीपत के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी मारा गया और सुल्तान के मरते ही दो फैसले हुए। एक तो ये हो गया कि दिल्ली के सल्तनत का भाग्य भी पस्त हो गया, यानी सल्तनत का पतन हो गया। और दूसरा ये था कि भारत पर एक नई सत्ता स्थापित हुई जिसको मुगल साम्राज्य कहा जाता है। दिल्ली की सल्तनत 1526 में समाप्त हो जाती है। दौलत खां लोदी आदि के साथ भी बाबर का कोई अच्छा व्यवहार फिर बाद में नहीं रहा, लेकिन ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि दौलत खां लोदी की वजह से बाबर भारत का साहब बन गया। लोदियों का राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। इब्राहिम लोदी ने अपनी वजीर मियाँ भुआ को कारागार में डाल दिया। मियाँ भुआ सिकंदर लोदी से ही वजीर के पद पर था, लेकिन इस पर भी उसका विश्वास नहीं था। मियाँ भुआ सिकंदर लोदी के समय से वजीर तो था, लेकिन वह अपनी सूझबूझ से राज्य इब्राहिम लोदी का भी चला सकता था, लेकिन शक के आधार पर इब्राहिम लोदी ने उसको जेल में डाल दिया। हम पूर्व में ये चर्चा कर चुके हैं कि इब्राहिम लोदी ने बार बार अपने सरदारों का जो तिरस्कार किया, उस तिरस्कार की वजह से ही वह अपना शासन संभालने में समर्थ नहीं हुआ। इसलिए बाबर युद्ध के अंदर सफल हो गया और दिल्ली सल्तनत को हिंदुस्तान की सत्ता से हटा दिया। ये कहा जाता है कि बाबर उस समय मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ सेनापति था और संख्या के हिसाब से इतिहासकार एकमत तो नहीं है, लेकिन अबुल फजल और फरिश्ता के अनुसार बाबर की संख्या, सेना की संख्या 12,000 थी और इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या 1 लाख बताई जाती है। रसब्रुक विलियम ने भी बाबर की सेना की संख्या 8,000 और इब्राहिम की 1 लाख सेना बताई है। बाबर स्वयं अपनी सेना में के विषय में मौन है। उसने अपनी बाबरनामा जो पुस्तक लिखी है उसमें नहीं लिखा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इब्राहिम लोदी के पास 50,000 से भी अधिक सैनिक थे और बाबर के पास निश्चित रूप से 24-25 हज़ार सेना थी। लेकिन सभी इतिहासकारों के अनुसार तुलुगुमा दस्ता ने अफगानों को पीछे से घेर लिया था। यदि अगर तुलुगुमा युद्ध पद्धति और उस्मानी विधि का प्रयोग नहीं करता वो, तो संभवतः इब्राहिम लोदी उसको कड़ी टक्कर देता, लेकिन उन विधियों के सामने वह पस्त हो गया और इस कारण इब्राहिम लोदी को युद्ध भूमि के अंदर काम आना पड़ा। युद्ध का परिणाम बहुत भयानक रहा सल्तनत के लिए। इसने दिल्ली सल्तनत के स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी वंश की समाप्ति व मुगलों का अभ्युदय हुआ। इस बारे में लेनपुर ने लिखा है कि अफगानों के लिए पानीपत का युद्ध बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ। इससे उनका साम्राज्य समाप्त हो ही गया, उनकी शक्ति का भी अंत हो गया। यद्यपि लोदी या इनको अफगान कहना चाहिए, ये अफगान पुनः अपनी शक्ति का संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन वो संगठित नहीं हो पाए क्योंकि अब उनका एक नेता नहीं रहा। अलग अलग नेताओं की स्वार्थ सिद्धता के कारण ये अफगान उनको यानी मुगलों को चुनौती देने में समर्थ नहीं हुए। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक चीज़ ये भी थी कि बाबर भी इन अफगानों से पूरी तरह से सचेत था, इसलिए वो हमेशा इनकी खबर लेता रहता था और उनको बार बार परास्त कर दिया। कुछ भी हो, A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि लोदियों की शक्ति पूर्णतः छिन-भिन हो गई। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अफगान जाति के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में चली गई। मध्य एशिया में बाबर को
अपने जीवन और राज्य की सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा था और काबुल पर अधिकार होने से पूर्व तो वह दर दर की ठोकरें खाने वाला राहगीर मात्र रह गया था। लेकिन इस युद्ध ने बाबर के भाग्य को भी बदल दिया और वो हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया। तो इसलिए लोदी शासक इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का जो राज्य है वो समाप्त हो गया और भारत के अंदर मुगलों की सत्ता स्थापित हुई। स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि मध्यकालीन इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो सल्तनत कालीन इतिहास यानी सुल्तानों का काल, और दूसरा मुगल कालीन इतिहास यानी मुगलों का इतिहास। जिस इतिहास को हम 1206 से लेकर और 1526 तक पढ़ते हैं ये सल्तनत पीरियड है, और उसके बाद जो पीरियड आता है वो मुगल काल का आता है, वह मध्यकालीन इतिहास के सेकंड पार्ट होता है। और इस मध्यकालीन इतिहास को हम औरंगजेब के वंशजों तक ले जाते हैं, यानी सत्ता तो 1857 तक रही, लेकिन मध्यकाल का जो पीरियड है वो हम ये मानते हैं कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हैं वहाँ तक ये राज्य लगभग मध्यकाल के अंदर चलता है। उसके बाद में ये मुगल साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गया और घसीटते घसीटते 1857 तक चला जरूर, लेकिन बहादुर शाह प्रथम के बाद मुगलों की शक्ति है वो छिन्न भिन्न हो गई। तो ये सल्तनत पीरियड था और अंतिम शासक आपको जो इब्राहिम लोदी था, जो एक अफगान शासक था, उसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अध्याय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।